पहले तो वाला पूछ पहले लेते वाले हैं। में आंसर आ गया था 4 न्यूटन। 4 न्यूटन आ गया था? 4 न्यूटन गलत यस गया हुआ सर। है थिंक। देखो एक बार, रुको यस सर, मुझे भी खोल गलत था, लेना। 4 न्यूटन तो आया ही था। एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी ओपन दैट शीट। आई थिंक किसी ने मेरे को कहा कि ये गलत आंसर है, चलो चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, ज्योत्सना आपने भी सॉल्व किया हुआ है ना ये क्वेश्चंस को? ज्योत्सना, हेलो, क्या हो गया, कहाँ चली गई है मैडम? आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? सर आ रहा है। तो जवाब दीजिए, सॉल्व किया है ना आपने? नहीं सॉल्व किया है। ये देखो गलत बात है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चा, आपको सॉल्व करके क्लास में आना चाहिए। ये गलत बिहेवियर है, वेरी मच लाइक, इसमें आपको मतलब डांट पड़नी चाहिए। बट ऐसा मत क्या करो क्लास में, हमेशा जब भी आ रहे हो तो आप एक्चुअली सीख नहीं सकते हो ना, अगर आप खुद अपना हाथ नहीं बैठाओगे इस पे तो कैसे सीखोगे बताओ? प्रैक्टिस करके आया करो क्लास में, रिक्वेस्ट है आपसे। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है, नॉट एट ऑल अप्रिशिएबल, नॉट एट ऑल अप्रिशिएबल। हमेशा क्लास में सॉल्व करके आया करो, नहीं तो आप सीखोगे नहीं बच्चा, बिल्कुल ही नहीं सीखोगे, नॉट एट ऑल अप्रिशिएबल। चलो देखो अभी, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट मिनिमम फोर्स विल मेक एनी पार्ट ऑफ द होल सिस्टम मूव। तो व्हाट विल बी माय F2, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। फ्रिक्शन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 न्यूटन। ठीक है, अगर ये पूरा स्टैटिक तो केस लेस में देन मूव, इक्वल टू होगा ना? अच्छा हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू, एक्सेलरेशन जो है वो मेरे 5F/6 अगर मिलता है, ठीक है, ये अगर मेरा कंबाइंड एक्सेलरेशन मुझे ये मिल रहा है, तब मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस का डायरेक्शन बताओ प्रियांश, कहाँ कहाँ पर होगा F1 और F2 का? F1 सॉरी सर, F2 राइट की तरफ, F2 लेफ्ट की तरफ, सॉरी सर। बताओ हाँ, अरे यार, अरे F2 लेफ्ट की तरफ ना, हाँ, और F1? F1 F1 का राइट की तरफ। F1 तो F2 4 kg पे किस डायरेक्शन में लगेगा? F2 4 kg पे किस राइट 4 तरफ के, सर। हाँ, और F1 का किस डायरेक्शन पे लग? लेफ्ट। ठीक है, कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन कर रहे हो? डायरेक्शन डिटरमाइन करोगे क्योंकि ऊपर वाला 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, 2 kg ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे F की वैल्यू लग रही है, तो 2 kg block will have a tendency to move in the forward direction or in the rightward direction. So इसके वजह से 2 और 4 के बीच में जो कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन जो कि राइटवर्ड है उसको अपोज करता हुआ लेफ्टवर्ड आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो 4 kg ब्लॉक जो 2 kg ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है उस पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, तो ये राइटवर्ड F2 लग रहा है। सर 4 kg में फोर्स लगेगा ना? 4 kg पे फोर्स लगेगा। 4 kg पे भी तो लग रहा है ना फोर्स, F1 F2 4 kg पे तो। एरो डाले। हाँ तो बड़ा वाला एरो यहाँ पे क्या है? इन दिस सिचुएशन अ मिनिमम फोर्स। डायग्राम देखो ना एक बार, डायग्राम देखो, जो मैंने फिगर 2.102 है वो 2 kg पे लिखा हुआ है, डायग्राम देखो, ठीक है। तो F2 जो है फ्रिक्शन 2 वैल्यू, वो 4 kg ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा, तो 4 kg ब्लॉक और ग्राउंड के साथ
फ्रिक्शनल फोर्स उस राइटवर्ड 4 kg ब्लॉक के मोशन को अपोज करता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा। तो इस तरीके से आप फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करोगे। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 kg ब्लॉक के लिए F2 will be equal to 2 times of F/6 एंड यहाँ पे F/6 से कैसे होगा सर? अगर पूरा हम लोग कंसीडर करेंगे सिस्टम तो फिर उसमें F1 भी तो लग रहा है पीछे के डायरेक्शन में। यहाँ पे रिलेटिव मोशन यार देखो, चलो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लिखा था, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लिखा था। अगर मैं दोनों F/6 का कैसे होगा? मतलब हम लोग देखो पूरा को सिस्टम कंसीडर करेंगे तो acceleration फिर F F1 भी तो -4/6 लेना पड़ेगा ना। यार देखो, चलो यहाँ से पूरा लिखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बोथ मूविंग टुगेदर, राइट, बोथ मूविंग टुगेदर, अब ये होगा, ठीक है, बोथ मूविंग टुगेदर है केस। तो इस पे नेट एक्सेलरेशन अगर a है तो ये F/6 से जाएगा, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन कोई दिक्कत इसमें, बोथ मूविंग टुगेदर है, ठीक है। तो मेरा इसके 2 और 4 सर F1 तो सर लगेगा ना F1 सर? यस सर F1 भी लगेगा। अच्छा, नीचे भी फ्रिक्शनल फोर्स है ना, नीचे भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ऑलराइट, F1 F1 भी के लगेगा। इक्वल होगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो। एक सेकंड acceleration a will be equal to f minus f1 by 6, ठीक है, f1 minus 6 हो जाएगा ये। अब मुझे बताना है पहले वाले केस में कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। और फिर बोथ मूविंग टुगेदर है तो f2 मेरा स्टैटिक होगा, f2 इज स्टैटिक, सो f माइनस इसकी टेंडेंसी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, डिवाइडेड बाय 2, एंड इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, f माइनस f1 बाय 6, ऑलराइट। एंड ये सारे वैल्यूज लेस देन, f2 मस्ट बी लेस देन 4 न्यूटन, f1 मस्ट बी लेस देन 6 न्यूटन। तो इसके बेसिस पे f1 और आपको क्या कमेंट करना है, फर्स्ट वन कमेंट करना है कि मिनिमम फोर्स F की मिनिमम वैल्यू आपको कमेंट करनी है, F की मिनिमम वैल्यू कमेंट करनी है। तो यहाँ से कमेंट करो, फिर क्या कहेंगे, बताओ। F1 तो 6 के इक्वल होगा ना क्योंकि वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। F1 is kinetic, that means F1 will be equal to 6 न्यूटन, क्योंकि F1 काइनेटिक है, तो acceleration will be equal to F minus 6 by 6, alright, ठीक है। तो यहाँ पे भी है F minus 6 by 6। अब आगे तो इससे F2 का वैल्यू निकालेंगे इन फॉर्म्स ऑफ F2 की वैल्यू निकालोगे, इन फॉर्म्स ऑफ F2 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ F, चलो क्या रहा है F2 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ F, that will be ये आएगा, यस सर, ये आएगा, ठीक है। F2 की वैल्यू ये आई, आया नहीं आया, कंपेयर कर लो, ठीक है। एंड सो दिस F2 मस्ट बी कितने से, F2 का क्या लिमिट है, F2 का लिमिट है 4 न्यूटन का लिमिट है, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 न्यूटन। सो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आएगी, F must be less than or equal to 3 Newton. So this is the maximum value of F, but हमें यहाँ पे पूछा हुआ है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है ना, ये कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, F की मैक्सिमम वैल्यू है, सच दैट इनके बीच में
F2 will be static and F1 will be kinetic. सर हाँ सर बताओ। एक बात बोलना था सर, थोड़ा डायग्राम ऊपर करिए ना। पूछो। सर मतलब अब हम लोग F को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब F2 4 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो 4 केजी पे F2 लग रहा है वो तो 4 न्यूटन होगा, लेकिन F2 का वैल्यू जो है 4 न्यूटन से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब F1 का भी वैल्यू 4 न्यूटन से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। इसका मतलब F1 का वैल्यू कभी 6 न्यूटन अचीव ही नहीं होगा, तो फिर ये दोनों एक साथ मूव कैसे करेगा? ऑल राइट, वैलिड आर्ग्यूमेंट है, वेरी वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या है कि मैक्सिमम 3 न्यूटन F1 जब तक मैक्सिमम 3 न्यूटन की वैल्यू तक जाएगा तब तक आप लोग का बोथ बॉडीज मूव कर रहा है टुगेदर, ठीक है। और जैसा अभी अरविंद ने कहा है कि हम लोग अगर F को इंक्रीज करवाते रह रहे हैं 0 से 4 न्यूटन तक, 0 से 4 न्यूटन तक हम F को इंक्रीज करवाते रह रहे हैं, तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है बिटवीन द सेकेंड ब्लॉक एंड द फोर्थ ब्लॉक वो अपना मैक्सिमम रीच कर जाएगा। और अगर हम F को 4 न्यूटन से ज्यादा बढ़ाएं तो फिर देयर विल बी अ स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन 2 एंड 4। और फिर अगर हम 4 to 6 अगर जाते हैं, 4 to 6 न्यूटन अगर हम F की वैल्यू बढ़ाते हैं, तब जाके हो सकता है ऐसा कि 4 kg और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो। बट सर नहीं हो सकता है कि F2 तो 4 न्यूटन ही रहेगा। F2 तो 4 न्यूटन ही रहेगा। हाँ, F2 तो 4 न्यूटन ही रहेगा। तो फिर सर अरे F1 भी उस मैं पॉइंट पे 4 न्यूटन ही रहेगा। हम लोग F को इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन F1 इंक्रीज होएगा ही नहीं, तो 6 न्यूटन तक जाएगा ही नहीं। हम अगर 4 से 6 तक चले गए तो हम सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करके देख लेते हैं ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन को F1 तो लगेगा ही नहीं, तो कहाँ F1 लगेगा नहीं। अरे लेट्स देखो, यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे मंडराते रहेंगे तो फिर आई थिंक बहुत सारे केसेस डेवलप हो जाएंगे। तो इसीलिए लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं, वहां पे स्लाइड होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला वाला तो आपको मिनिमम वैल्यू फोर्स की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अभी जैसा हमने आर्गुमेंट देखा कि मिनिमम वैल्यू 4 न्यूटन तक बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, ठीक है। बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर। अगर मूव टुगेदर है तो यहाँ पे आपको सर मूव तो नहीं करेगा सर, रेस्ट पे ही रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे what is the minimum value will make any part of the whole system move, any part, मतलब जो 4 न्यूटन हम लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर ऊपर वाला मूव कर जाएगा, तो वही होना चाहिए आंसर। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4 न्यूटन की वो कह रहा है कि ना ही यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, ना ही यहाँ पे रिलेटिव मोशन है। जैसे ही हम 4 न्यूटन लगाएंगे तो उसका सेकंड पार्ट पढ़ो, इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड द एक्सेलरेशन, चाहिए दूसरी पार्ट है। तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव मोशन सेकंड यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे पहले रिलेटिव मोशन शुरू होगा। गेटिंग माय पॉइंट? 4 न्यूटन से जब हम बढ़ाते हैं तो रिलेटिव मोशन यहाँ पे शुरू बढ़ता है या यहाँ पे बढ़ता है, ये डिटरमाइन भी कर सकते हैं। 2 और 4 के बीच में बढ़ता है। ठीक है, 2 और 4 के बीच में बढ़ रहा है, ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? ये तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया ना कि 4 न्यूटन मिनिमम लगेगा, क्योंकि तब तक आपको रिलेटिव मोशन 2 और 4 के बीच में शुरू नहीं हो रहा है। मिनिमम वैल्यू तो इतनी ही है, और जैसे ही F को 4 न्यूटन से आप बढ़ा दोगे तो 2 और 4 के बीच में शुरू हो जाएगा। ये तो आप, बिकॉज मैक्सिमम फोर्स F1 जो है वो इट इज ऑलवेज लेस देन 6 न्यूटन का। तो फिर आप चाहे जितना भी इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो वो F1 जो है 4 न्यूटन को बैलेंस करता हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ये। तो ये 4 न्यूटन को बैलेंस करता हुआ अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। 4 न्यूटन को बैलेंस करता हुआ F1 जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और आपका रिलेटिव मोशन 2 और 4 के बीच में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे F2 जो है वो
काइनेटिक में बदल जाएगा। क्लियर है बात? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़े। लेकिन सर 4 और ग्राउंड के तो बीच में स्लाइडिंग नहीं होगा। 4 और ग्राउंड के बीच में यहाँ लिखा हुआ है ना स्टैटिक है, एंड वो 4 kg और ग्राउंड के बीच में। हाँ 4 kg और ग्राउंड के बीच में F1 ही है ना वो वैल्यू, F1 ही है ना, हाँ F1 यस ही है, सर। ठीक है। एंड ये 4 न्यूटन को रीएडजस्ट कर लेगा ताकि ये इट इज स्टिल लेस देन इट्स मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, इट इज लेस देन, Acceleration. सॉरी Acceleration. acceleration तो just it is on the verge of, this is on the verge of slipping। कहाँ पे? verge of slipping between 2 kg Between 4 kg and 4 kg। तो अब आपको एक्सेलरेशन अगर प्रेडिक्ट करना है तो 2 kg पे, हेलो आवाज आ रहा है? अब आया सर। हाँ 2 kg और 4 kg पे अगर आपको एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट करना है तो यहाँ पे एक्चुअली f की वैल्यू दी हुई नहीं है ना, यहाँ पे f की वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप F4 होगा तब। देखो देखो अभी अगर एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट करना है तो फिर अभी इसका b वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं जहाँ पे f इक्वल्स टू 2 न्यूटन है और दूसरे केस में f इक्वल्स टू 6 न्यूटन है, ठीक है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन f, सॉरी लेस देन f, दिस वैल्यू इज लेस देन 4 न्यूटन की जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन जो अभी हमने वैल्यू निकाला हुआ है। तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं यार, इसी में ही काफी टाइम चला जा रहा है। 2 kg 4 kg इस पे अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन F2, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 न्यूटन माइनस F2 विल बी इक्वल टू रिलेटिव मोशन। यहाँ पे चालू होगा क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन, बताओ? नहीं होगा। 2 टाइम्स A2, ओके यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज F2 will be equal to 2 Newton because there is no relative motion, and F1 is also equals to 2 Newton because there is no relative motion, and both of the cases are static case, both of the cases are static case, isn't it? Both of the cases are static case, and यहाँ पे acceleration of A2 and A4 would be 0। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 4, यहाँ पे अब हम 6 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो नाउ दिस वुड बी ग्रेटर देन F2, दिस वुड बी ग्रेटर देन F2, यहाँ पे F1, तो 6 माइनस F2, ये वाला वैल्यू तो 4 हो जाएगा, 4 ही है ना F2 की वैल्यू? यस सर 4 है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 1 आपको मिल जाएगा 1 और एक्सेलरेशन ऑफ 1 आपको मिल जाएगा, देखते हैं 0। यहाँ पे इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे 4 लग रहा है, इस पे बैकवर्ड भी 4 लगेगा। बैकवर्ड पे भी, क्योंकि ये जो F1 की वैल्यू है, ये F1 की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 6n, तो यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, नो रिलेटिव मोशन, so A1 is equals to 0, so F1 is static and its value would be how 4 much? न्यूटन। 4 न्यूटन, क्योंकि ये F2 भी 4 न्यूटन के बराबर है, so this will be equal to 4 न्यूटन। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रियांश पूछो। सर एक बार कैसे? ए दिखा दीजिए। एक बार A दिखा दूं, ठीक है, A वाला पार्ट, हाँ बताओ बताओ, ये वाला यहाँ तक तो बहस ही था, ठीक है, हाँ बताओ बताओ, जल्दी पूछो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। चलो फ्रिक्शन वाले पुली वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज।
चल ये सारे खत्म हो जाते तो फ्रिक्शन वाले शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर ठीक इन है सर। बाकी अगर इन बाकी ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपके असाइनमेंट में दिया हुआ था, इन पे कोई डाउट है क्या? सर आपने कल क्लास में भी एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, तो उसमें कोई डाउट है क्या? उसके आंसर्स भी बताने होंगे क्या? ये सर आंसर्स बता दीजिए। क्वेश्चन एक बार याद दिला दो मेरे को। सर 3 1 ये kg ब्लॉक ब्लॉक्स है हम्म, 111 हाँ। और शायद बीच में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर, ओके सर। ऊपर वाले ब्लॉक से 0.1 फिर हाँ 0.4 0.2 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 1, यहाँ पे आपको लगेगा 4, सॉरी 8, एंड यहाँ पे आपको लगेगा 6। तो यहाँ पे आप सिर्फ पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F/3 ले लोगे एक्सेलरेशन, और फिर इनका यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे F1 एंड यहाँ पे F2, सो F2 यहाँ पे, F1 यहाँ पे। देखो डायरेक्शन यहाँ बदल गया है, ठीक है, ध्यान से। मैंने ऊपर वाले पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाया है, समझो इस बात को। बी केयरफुल ऑन दिस। किसी को डाउट है मैंने यहाँ पे डायरेक्शन कैसे ले लिया है, तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। तो मैं ए ब्लॉक के लिए लिखूंगा, इट विल बी 1 will be equal to F/3, and F2 minus F1 minus F2 will be equal to F by सर F/3 नहीं होगा सर, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच ओके में भी ओके फ्रिक्शन ओके है। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे मैं कंपोजिट वाला केस ले रहा हूँ ना, कंपोजिट एक साथ मूव करेंगे यहाँ पे, तो ये F माइनस, यहाँ पे भी तो हैगा फ्रिक्शन, अच्छा नीचे भी फ्रिक्शन है ना, नीचे भी फ्रिक्शन है, सो यहाँ पे F3 लगेगा। सो F माइनस F3 would divided by 1 would be equal to F/3, राइट। सो यहाँ पे F3 मुझे क्या मिलेगा, F minus F3 would be 2F/3, and 2F/3 अगर ये स्लाइड कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ये तो 6 यहाँ के पे बराबर आपने होगा। F/3 कैसे लिखा? F/3 F/3 ये मैं फॉर A B C, फॉर C ब्लॉक में लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, कोई दिक्कत? सी में तो F2 और F3 अप्लाई हो रहा है। F2 भी आएगा ना तो यहाँ पे, अच्छा F रुको तो रुको सर रुको B रुको पे रुको अप्लाई रुको हो रुको रहा है। रुको 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 करते सर पहले ऊपर वाला एज कर दीजिए, A equals to F/3। इक्वल्स टू F/3। यहाँ देखो ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जब जा रहा होगा तो F/3 होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें सर कॉमन F minus एक्सेलरेशन? F3/3 होगा। F minus F3/3, ऑलराइट, F minus F3/3। अच्छा नीचे भी फ्रिक्शन हमने यहाँ पे ले लिया हुआ ना, यस सर। ऑलराइट, लेट मी फिक्स माय माइंड फर्स्ट, ठीक है। सो व्हेन मूविंग टुगेदर, सर मैं भी जब सॉल्व किया था नहीं, बार बार ध्यान से उतर जा रहा था ये चीज। थोड़ा तो कंफ्यूजिंग रहता है इसमें, ठीक है। ये दीज आर मूविंग टुगेदर, सो F minus F3/3 हो जाएगा। तो अब मैं फॉर सी लिख रहा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा कि F2 minus F3 will be equal to the acceleration which is F minus F3/3, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें, एंड आई नो बिकॉज F3 स्लाइडिंग है तो ये 6 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। एंड बी ब्लॉक के लिए लिखूंगा फॉर बी, तो दिस विल बी F minus F2 minus F1 will be equal to F minus F3/3,
and for A it will be F1 will be equal to F minus F3 by 3. ओके, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में? तो पहले ये निकालना है कि ए और बी के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू होगा, और फिर ये निकालना है कि बी और सी के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू होगा। ए और बी के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू होगा और बी और सी के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं निकालना था इसमें, कोई एफ की वैल्यू भी नहीं दी हुई है। नहीं सर, 0.1 0.4 0.2 सर ए और सी वाला इक्वेशन जो है उसमें F3 को 6 पुट कर देते हैं और फिर ठीक है, F2 और F1 का जो इन इक्वेशन है वो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, तो मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? अगर F1 F3 6 के बराबर है तो माई एक्सेलरेशन इज टर्निंग आउट टू बी F minus 6 by 3। ठीक है, एक्सेलरेशन इज टर्निंग आउट टू बी X minus 6 by 3। तो ऑन दी अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाले सिचुएशन पे होगा, मतलब यहाँ पे भी कहीं पे भी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, सी जब कांटेक्ट पे है फ्लोर के साथ, तो आपका एक्सेल तब तक एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। ठीक है, तब तक एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो आपका एफ क्या मिलेगा? 6। आपका एफ इसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। क्योंकि तो तब का होगा ना जब तीनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है। डज नॉट स्लाइड, रुको ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दिस केसेस डज नॉट स्लाइड वाला सिचुएशन हो गया। ऑलराइट एंड मुझे ऊपर वाले पे मैक्सिमम 8 का लग रहा है, राइट? ऊपर वाले पे मैक्सिमम 8 का लग रहा है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ए अगर 0 हुआ तो F2 और F3 दोनों बराबर हो जाएंगे। F2 और F3 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या मेरा तो वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाएगा। एक सेकंड, तो F2 मेरा 6 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर F3 6 न्यूटन के बराबर है तो F2 भी 6 न्यूटन के बराबर हुआ। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि डज नॉट स्लाइड। ठीक है, कहीं पे भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। मुझे पहले वाले में शायद से ये पूछा हुआ है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ इट स्टार्ट टू मूव, isn't it? फर्स्ट पार्ट इज दिस, फॉर व्हाट मिनिमम, जैसा भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा हुआ था कि उसमें भी यही पूछा, व्हाट मिनिमम फोर्स विल मेक एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम मूव। यहाँ पे भी आपको वही चीज निकालना, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विल द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ इट स्टार्ट टू मूव। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली कोई जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तब तक मिनिमम वैल्यू आपकी फोर्स की निकालनी है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आई थिंक फोर्स एफ की वैल्यू, तो कैपिटल एफ की वैल्यू तो 6 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे। तो एंड यहाँ पे भी केस आपका बॉटम में मैक्सिमम ये लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर चुका है, ये लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर चुका है। ठीक है, इतनी मैक्सिमम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू की आ चुकी है, तो आपका F2 भी विल बी आल्सो इक्वल टू 6 न्यूटन which is less than 8 newton, so this is acceptable, this value is acceptable. All right, this value is acceptable. So if there is 6 newton here and let's evaluate B block, so B block पे मुझे यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू F 6 न्यूटन का लगा रहा हूँ, मुझे जो F2 की वैल्यू है वो अपोजिट 6 न्यूटन लग रही है, तो मेरा जो F1 है वो 0 हो जाएगा, जो F1 है इसके ऊपर वो 0 हो जाएगा। तो जो A ब्लॉक है उस पे मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, उसकी कोई टेंडेंसी भी नहीं है मूव करने की, तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। यहाँ पे ये 6 न्यूटन का भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, और जो C ब्लॉक पे था फॉरवर्ड डायरेक्शन पे 6 न्यूटन का और इस पे अपोज करता हुआ 6 न्यूटन का, ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है ऑलरेडी। तो मेरे को हर जगह पर फ्रिक्शनल फोर्सेस के एक्सेप्टेबल वैल्यूज मिल रहे हैं। तो मेरा F की मिनिमम वैल्यू है 6 न्यूटन जब मेरा
जस्ट अबाउट टू, मतलब इतना फोर्स तक, इतने मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स तक कहीं पे कोई भी स्लाइडिंग मुझे देखने को नहीं मिलेगा. ऑलराइट, F until this value, until F is equals to 6 Newton, no sliding occurs at any surface. क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? अरविंद बताओ. नो सर. अद्वै क्लियर है ये चीज? अद्वै सर ये 8 न्यूटन कैसे आया वो लेस देन इक्वल टू 8 न्यूटन? लेस देन इक्वल टू 8 न्यूटन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? F2 की बात हो रही है. Yes, F2 मेरा क्या है? देखो यहाँ पे F2. ओके सर. ठीक है. और क्या प्रियांश बताओ कहाँ पर है दिक्कत? देखो देखो और बताओ. ठीक है सर. आदित्य, यस सर. ज्योत्सना, F1 का डायरेक्शन एक बार क्लियर करिए. F1 का एक बार डायरेक्शन क्लियर करना. देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. बी ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, तो बी ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने की टेंडेंसी पे रहेगा. तो इस पे जितने भी सरफेसेस कांटेक्ट पे है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो उसकी टेंडेंसी मूव करने को अपोज करेंगी. तो ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट पे था, नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट पे था, दोनों जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे टेंडेंसी जो मोशन की है उनको अपोज कर रही है. उसके बाद आते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे. फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है, तो इसकी वजह से कहते हैं कि अगर बी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड है, तो उसके साथ जो सरफेस कांटेक्ट पे है ए ब्लॉक, उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. सिमिलरली बी ब्लॉक सी ब्लॉक के साथ कांटेक्ट पे है, तो उस पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा. तो फिर सी ब्लॉक पे जब हम बी और सी के वजह उनके बी और सी के बीच में कांटेक्ट की वजह से F2 का अमाउंट ऑफ फोर्स मैं कह रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस सी ब्लॉक को ये F2 वाला ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की टेंडेंसी पे रखेगा. तो क्योंकि F2 की वजह से सी ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सी ब्लॉक अपने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट की वजह से उस पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने के अपोज करता हुआ बैकवर्ड लगेगा. सारे डायरेक्शंस वाले मैग्नीट्यूड क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर है? Yes. ठीक है. इस तरीके से आर्गुमेंट दे देकर आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग को प्रेडिक्ट क्या करना है? अब हमको प्रेडिक्ट करना है वेयर डज द स्लिपिंग स्टार्ट, ए और बी पे या बी और सी पे. तो देखो अब हम लोग वापस से आते हैं, जब यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू भी कुछ नहीं दी हुई है, राइट. तो हमने ये देख लिया कि अगर F 6 न्यूटन से बढ़ता है तो रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा. तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, माने कि ए और बी के बीच में ही चालू हो जा रहा है. ठीक है, मानो कि पहला रिलेटिव मोशन ए और बी के बीच में चालू हो जा रहा है. तो अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे F1 की वैल्यू है वो इसके लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा अगर नहीं हो रहा होगा यहाँ पे. तो वही चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके. तो फॉर बी ब्लॉक अगर सेम इक्वेशंस हैं, यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखा हुआ है हमने यही इक्वेशंस को वापस से यूज करना होगा. नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है. तो F माइनस F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू, मानो कि ए एक्सेलरेशन के साथ ये आगे जा रहा है. ठीक है, तो और हम लोग ए ब्लॉक पे अगर हम लिखें, जस्ट यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो F1 ऊपर है, F1 ऊपर है, तो टेंडेंसी ऑफ द मोशन है, तो F1 क्या करेगा, जस्ट उसको दोनों को बराबर है. एंड यहाँ पे F2 is F2 and F3 are static.
F2 and F3 are static. So ये P है, ये C है, तो रिलेटिव मोशन यहाँ पे चालू हो रहा है, ये दोनों स्टैटिक है, तो यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, ये दोनों स्टैटिक का केस है। तो मैं B और C को एक ही मान ले रहा हूँ, B और C को एक ही मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F माइनस F3, इन सबको हटा के, और स्टैटिक ही है तो F माइनस F1, ठीक है। यहाँ से मुझे F2 की वैल्यू स्टैटिक है तो फिर पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया दो, कोई आइडिया दो। और अगर हम सी ब्लॉक के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे F1, सॉरी, आइडिया दो भाई, सब शांत बैठे हो म्यूट स्पेक्टेटर्स, कुछ तो आइडिया दो। F1, F2, F2, F3, पिक्चर देखने आए हो क्या? जवाब दो यार, कुछ तो आइडिया दो। फॉर C मैं लिखूंगा F2 minus F3 will be equal to, लेट्स से ये इसके एक्सेलरेशन ऑफ C मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ A लो, ये एक्सेलरेशन ऑफ B लो, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग शुरू करते थे तो हम लोग शुरू में यही ना मानते थे कि क्या क्या? तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया ना, दोनों ब्लॉक से एक साथ मूव करवाने का फंडा तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं। यहाँ पे हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि वो तब आप बताते हो जब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F बताना होता है। जब भी हम लोग को तीनों ब्लॉक एक साथ मूव टुगेदर वाला फंडा था, वो तब हम लोग को बताना होता था कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दिया है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने ये बता दिया कि इसके बाद जब हम करेंगे तो शायद से A और B के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा 6 न्यूटन के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे हर एक सरफेस पे मेजर करके देखना होगा, समझ में आ रहा है, हर एक यस सरफेस सर। पे। तो यहाँ पे हम लोग जब मेजर करके देखेंगे तो मानो कि अगर यहाँ पे कहते हैं कि अगर तीनों एक ही साथ अगर मूव करे इसके बाद, ठीक है, अगर हम ये कह ले रहे हैं आपकी बात मान के कि अगर तीनों एक साथ जा रहे हैं तो मतलब मेरा काइनेटिक्स जो है वो यहाँ पे ही आ रहा है, सर F2 और F3 स्टैटिक है तो C ब्लॉक का कैलकुलेशन होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। है ना। तो ये मानो कि चलो इसको हम लोग रब करते हैं, ये केस अगर हम लेते हैं और कहते हैं कि तीनों एक्सेलरेशन सेम है, तो तीनों अगर एक तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इसके बेसिस पे हम लोग शायद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा और F3 6 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि F3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। 6, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट मूव करने पे भी आपको 6 चाहिए होगा ना, F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि F का एक बार टेस्ट करके देखो। हाँ सर, मैं तो निकाला था बताओ, स्लाइडिंग एक बार सबसे निकालो, पहले। एक बार निकालो, एक बार निकालो। A और क्या क्या B के वैल्यू बीच है? में शुरू होगा स्लाइडिंग सबसे पहले, और उसके लिए 9 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा। हम्म 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा।
यस सर, मैं तो ये आंसर आ रहा है। तो पहले ए और बी के बीच में स्लाइडिंग शुरू नहीं होगा। देखो ना, यहाँ पे सर्च करके देखो A यस और सर, B के पहले बीच। ए और बी के बीच में ही शुरू होगा स्लाइडिंग। तो वो कैसे आपने डिटरमाइन कर लिया? तो बी और सी के बीच में स्लाइडिंग शुरू होने, तो यहाँ पे F1 और F2 के बीच वैल्यूज, F1 और F2 की वैल्यूज आपको कम आनी चाहिए ना, सॉरी इक्वल टू आनी चाहिए। F1 की वैल्यू एकदम इक्वल टू आनी चाहिए उसके लिमिटिंग वैल्यू को, और F2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ जानी चाहिए। तब आप बोलोगे कि ए और बी के बीच में पहले शुरू होगा और बी और सी के बीच में बाद में शुरू होगा, है नहीं? अगर मानो कि F2 मेरा कहाँ पर है, चलो मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। कह रहे हैं कि मुझे अभी प्रेडिक्ट करना है कहाँ पर शुरू होगा। मानो कि मैंने बी और सी पे शुरू कर दिया। चलो इसे अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीन चलता है। पहले मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ, assuming motion starts between B and C. तो if motion starts between B and C, तो F2 की वैल्यू ये मैक्सिमम अक्वायर कर लेगा, which will be equal to, बताना इसकी वैल्यू कितनी है F2 की? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, अगर यहाँ पे शुरू हो रहा है तो फिर F2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, F minus F1 minus 8 will be equal to A, and F1 will be equal to A, and F2 minus F3 is equals to A, and hence F2 is equals to 8 and F3 is equals to 6. तो A turns out to be 2 meter per second square. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 6 न्यूटन पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। Interestingly, until 6 Newton, there is no sliding at any of the surfaces, right? मैंने B और C के बीच में अब स्लाइडिंग चालू कर दिया, और 6 न्यूटन से जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो स्लाइडिंग मेरा ग्राउंड के साथ शुरू हो जा रहा है। डिटरमाइन किया हुआ नहीं ये चीज। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.1, यहाँ पे F1 यहाँ पे F1 is 6, 8, 1, F3, F2 and F1। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे F6 न्यूटन के ऊपर लेके चले जाता हूँ, F ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो हमने क्या डिसाइड किया है यहाँ पे कि यहाँ पे C और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, है या नहीं है? बताओ। अभी हमने यही डिसाइड किया ना, 6 न्यूटन की मिनिमम वैल्यू कैसे बताई हुई है? मिनिमम वैल्यू ऑफ F, if it is equals to 6 Newton, then no sliding between any surfaces, and if F is greater than 6 Newton, तो ग्राउंड के बीच में तो C एंड ग्राउंड पे मोशन चालू है, रिलेटिव मोशन। C और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन चालू है या नहीं है? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, आगे बढ़े। C और ग्राउंड के बीच, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे देखो A एक्सेलरेशन आपको, ये तीनों इक्वेशन को अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले तीनों इक्वेशन को अब मैंने अप्लाई किया है। तो इसके बेसिस पे मुझे एक्सेलरेशन जो है, किसकी एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन ऑफ दी B एंड C के बीच में अगर मैं अब
मोशन चालू करवा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन बी एंड सी के बीच में, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है, एंड F3 6 न्यूटन मिल रहा है, एंड F2 8 न्यूटन मिल रहा है। सबने मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर लिया है, और इसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ तो अगर बी और सी के बीच में रिलेटिव मोशन चल रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसे इक्वल होगा? एट दी वर्ज, एट दी वर्ज जब शुरू हो रहा है ना, ठीक है एट सर। दी वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एट दी वर्ज ऑफ स्लिपिंग, बाद में चेंज हो जाएगा। एंड अगर f की वैल्यू मैं यहाँ से निकालने के लिए जाऊँ, f माइनस f2 माइनस f1 इज इक्वल्स टू जो इसका मास है टाइम्स ऑफ AB which is 2. So and F1 is equals to A और B दोनों एक ही साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मुझे F1 कितना मिलेगा, F1 कितना मिलेगा बताओ बताओ। F2 is, तुम लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो क्या ये इस तरीके से? एंड F की वैल्यू इज, so this is 2, this is 2, so F1 turns out to be 2, F1 turns out to be 2 newtons. So if F1 is 2 newtons, and so capital F will be 12 newtons. So capital F 12 newton है, F1 is 2 newton, which is less than its maximum value. Suppose कितना है? 1 न्यूटन का मैक्सिमम 1 न्यूटन। अच्छा, तो फिर तो मामला गलत है। हाँ, ये देखो आ गया आंसर, which is greater than its F max value, which is greater than if its F max value. So relative motion between ये अच्छा, तो हम ये कहेंगे, पहले ये कह लेंगे कि because this is true, greater than if its maximum value which is 1 newton, so A and B will be relatively at rest. ये पहला statement. So A and B will be relatively at rest, hence that means B and sorry A and B will be relatively at rest. So पहले B and C, so हम लोग तो B and ये अज्यूम किया था, लेकिन हम लोग का एक गलत रिजल्ट आ गया। नहीं, हम लोग ने अज्यूम किया था नहीं वो नहीं नहीं गलत नहीं, होना चाहिए। अरे देखो यहाँ पे ये पहला assumption क्या है, assuming, कहाँ लिखा हुआ मैंने, assuming motion between B and C लेकर मैंने इतना कुछ derive किया है यहाँ पे, ठीक है। सो क्योंकि A and B के बीच में रिलेटिव रेस्ट आ जा रहा है, सो इसकी वजह से जो मैंने assumption लिया हुआ है पहले कि B और C एक साथ मूव करेंगे, वो गलत है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। सो माय इनिशियल assumption, F1 F max से ज्यादा आ गया। हाँ हाँ, जो F1 है वो अपना F max से ज्यादा आ जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कभी भी। ऐसा हो सकता है क्या? इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो ही नहीं सकता। वही तो सर लिखा हुआ है। अरे तो वही इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, देखो, if F value is less than if it's Fx max, that means what? Surfaces are relatively at rest. Yes sir. Relatively at rest. If Fs max is Not greater necessarily than, sir. तो then there is relative Kinetic friction भी motion. तो हो सकता है। There is relative motion. ठीक है? Then there is relative motion. So in this case, it is kinetic friction, and in this case, it is static friction. ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्योंकि ये आपका एफ एक्स मैक्स से ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो आर assumption is wrong. assumption क्या था कि B और C के बीच में पहले शुरू होगा. ठीक है, ये हमारा assumption था कि B और C के बीच में, तो मैंने जो पहले assume किया था वो गलत है. इस तरीके से हम derive करके बता सकते हैं. कभी भी ऐसे हम लोग अगर कोई भी वैल्यू ले रहे होते हैं तो हम लोग को ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है. फिर हम A एंड B को इन्वेस्टिगेट करके देख लेते हैं. देखो मुझे अगर पता नहीं ना कि कहाँ पे पहले रिलेटिव मोशन शुरू होगा, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ. मेरा पॉइंट यही है बताना आप लोगों का. मुझे एक्चुअली पहले से पता नहीं है कहाँ पे. अगर अरविंद आपको पता चल गया है कि कहाँ पे शुरू होता है, दैट वेरी गुड. बट अगर मुझे पता नहीं है कि कहाँ से शुरू होगा, तो फिर मैं ऐसे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ. मैंने पहले बी और सी पे देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे ज्यादा मिल गई है, तो ज्यादा ऐसा हो नहीं सकता. तो बी और सी के बीच में कभी रिलेटिव मोशन पहले शुरू नहीं होगा, तो इसीलिए पहले रिलेटिव मोशन ए और बी के बीच में चालू होगा. यही आपका आंसर आया हुआ है ना, ए और बी के बीच में चालू होगा. यस सर. तो देखो अभी ए और बी के बीच में हम चालू करवा के देख लेते हैं, तब देखो आंसर एकदम शायद से फिट बैठे. तो कहीं से भी शुरू करोगे, मुद्दा ये है कि इफ यू फेल इन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स, सर ऊपर वाला ए है. अरे वो जो कुछ भी है दैट डजंट मैटर. अच्छा, मेरे को F1 F2 F3 की वैल्यू बता दो. F3 कितनी है? It is less than or F3 equal 6, to F3 6 less F2 than or 8, equal to, and this is less than or equal to 1. 1. Okay, so now I am applying a frictional force here. The frictional force is F4, this is F1, so F2 F2 F3 and यहाँ पे F1. now मैं कहाँ पे, मैं यहाँ पे शुरू करवा रहा हूँ. मैं यहाँ पे शुरू करवाऊंगा और यहाँ पे शुरू करवा के देख लूंगा. ओके, तो अगेन मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ. F minus F1 minus F2 will be equal to acceleration of P. F1 will be equal to acceleration of A, and F2 minus F3 will be acceleration of C. and in this case F3 तो पहले से ही kinetic है, तो it assumes its maximum value. and मैं यहाँ कह रहा हूँ कि F1 अब kinetic हो जा रहा है, तो मेरे पास इसकी भी ये maximum value attain कर जाएगी, which is 1 Newton. So acceleration of A turns out to be 1 meter per second square, and this value will give me so F1 1 Newton है. F2 को मैं कैसे कमेंट करूँगा? F2 static अगर है तो F2 can acquire any value, and और कैसे कैसे कहाँ से वैल्यू लाऊंगा तो मैं? बी और सी का तो एक्सेलरेशन सेम होगा ना, हम लोग ने ए और कहाँ बी पे के शुरू बीच में करूँ? बी और ठीक है. ए और बी के बीच में शुरू हो रहा है, तो acceleration of A and B will be same. Yes, acceleration of A and B will be same. Okay, so acceleration of A and B will be same. So I can say F minus F1 minus F2 will be equal to F2 minus F3, and F1 की वैल्यू मुझे 1 न्यूटन पता है. F1 की वैल्यू 1 न्यूटन पता है. F2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, एंड F3 की वैल्यू मुझे 6 न्यूटन पता है. तो यहाँ से और वैल्यू कहाँ से आएंगी? बस अब इसमें F2 का वैल्यू निकाल लेंगे इन फॉर्म्स ऑफ F. F2 की वैल्यू निकालनी है ना. F1 1 न्यूटन है, F2 and 3 F1 minus
हिंट्स तो यार, हिंट्स तो कुछ तो बताओ। ये मेरा लिमिटिंग वैल्यू है F3। कौन कौन से इसमें लिमिटिंग वैल्यूज हैं? 1 और 3। ठीक है, ऑलराइट। ए और बी के बीच में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में शुरू करवा रहे हैं, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया है अपना काइनेटिक का। और जब बी और सी के तक हम लोग जज कर लेंगे, नहीं बी और सी तक जज कर लेंगे, तो अगर F2 आपका 9 कैसा है? 9 न्यूटन फोर्स तब हम लोग जब अप्लाई करेंगे उस समय ए और बी होगा एकदम वर्ज पे होगा, स्लिपिंग पे। ए और बी वर्स की कैसे पता चल जा रहा है आपको? तो शुरू में एज्यूम कर लिए कि तीनों एक साथ मूव कर रहा है, और फिर एफ और फिर इन इक्वेशन लिख लिए F1 और F2 का, और फिर उससे फिर आया था F इज लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन और F इज लेस देन इक्वल टू 9 न्यूटन। यार अगर आप तीनों को अज्यूम कर लोगे ऐसे, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, देखो है ना। यहाँ पे फिजिबल नहीं है कि अगर आप तीनों को एक साथ सेम फ्रिक्शन, सेम मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही वैल्यू ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाओ, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पे, यहाँ ये सरफेस स्मूथ नहीं है, तो आप सेम एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा के तीनों बॉडीज को एक साथ मूव करवाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर ऐसे पहले अज्यूम कर लेते हो इस केस में, दिस इज पर्टिकुलर टू दिस केस, कि तीनों को एक साथ मूव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से इसीलिए ये क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइस करा गया, आई थिंक। ये क्वेश्चन है कहाँ से सर? ऐसा सवाल पूछता है क्या? आपको नहीं पूछता बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ लिमिटिंग वैल्यूज कौन कौन से हैं मैडम? यहाँ ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यूज हैं। और बाकी तो कोई भी, F2 आपका स्टैटिक केस में जाएगा, तो ये आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही है। ये F1 और F2 स्टैटिक के लिए जाएगा, तो F की वैल्यू आपको मैक्सिमम प्रेडिक्ट करनी है। ये वाला हो गया फॉर B, ये वाला हो गया फॉर A, एंड दिस इज फॉर। सर ये क्वेश्चन है कहाँ से सर? These are from very Olympiad के बुक्स हैं ये सभी। सर आप टेलीग्राम पे भेजे थे ये क्वेश्चन? नहीं, ये पहले में दे दिया था ना मैं, ये उन सब से अलग था थोड़ा सा, ये मतलब आखिरी में कहीं पड़ा हुआ था। सर तीनों एक साथ मूव कर सकता है। तीनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हो तो गया आप एक बार 9 न्यूटन अप्लाई करके तो दे देखिए। यहाँ पे देखो, तो मैंने अभी 9 न्यूटन अप्लाई किया, तो F1 1 न्यूटन आ रहा है, F2 7 न्यूटन से आ रहा है, और F3 6 न्यूटन से आ रहा है। क्या क्या कहा था? तो F1 1 न्यूटन आ रहा है, F2 7 न्यूटन से आ रहा है, और F3 6 न्यूटन से आ रहा है। अगर F इक्वल्स टू 9 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो F 9 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो F1 क्या आ रहा है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। F2 7 न्यूटन, F2 7 न्यूटन, F3 6 न्यूटन, F3 6 न्यूटन। तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू, ये ट्रू है। ये लेस देन 8 न्यूटन है, तो ये भी सही हो सकता है। ये वही तो क्वेश्चन है ना कि ये 9 न्यूटन कहाँ से आ गया? ये 9 न्यूटन क्या इस इक्वेशन से आ रहा है? ये देखो ना, यहाँ से आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा मुझे? मैं 1 मिनट तो अगर ये, अब आप अज्यूम तो करिए कि तीनों एक साथ अरे मूव हाँ कर हाँ, रहा है। ये पॉसिबल है तो सही, ये पॉसिबल है तो सही, ये तो कह रहा है ना, पॉसिबल है तो सही। यहाँ पे आपका वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, तो
excellently, it agrees with the question given to you. This is absolutely right. So my aim is to find out from this method only ना. तो यहाँ पे F1 जो है वो आपका 1 न्यूटन के बराबर है एंड F3 जो है वो 6 न्यूटन के बराबर है. तो F1 के बेसिस पे यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब अगर ये दोनों एंड F2 मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, F2 तो यहाँ से 2 आ रहा है, कैसे 7 आ रहा है सर, F3 6 है और AC 1 है, तो AC प्लस F3 होगा, F2 7 होगा. ये F3 6 है, ये F3 6 है, AC 1 है, तो ये 7 न्यूटन आ जाएगा. और अगर ये 7 न्यूटन हुआ तो F1 1 है, F2 7 है, सॉरी यहाँ से भी हम लोग को F2 मिल जाना चाहिए सेम वैल्यू है ना, एंड ये 1 है, F9 है. तो यहाँ पे अगर F1 -7 -1 तो यहाँ से F9 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से भी तो वही वैल्यू आ जा रही है ना, यहाँ Yes, से भी sir. वही वैल्यूज आ रही है, ये यहाँ तीनों से भी सेम वही एक्सेलरेशन से values आ मूव रही कर है. सकता है. हाँ, तो यहाँ पे भी तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करने का मतलब ये नहीं है. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन चालू हो गया, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन यहाँ पे चालू हो गया. फिर हम लोगों ने क्या करवाया कि बी और सी के बीच में पहले रिलेटिव मोशन चालू करवाया, ठीक है, फिर यहाँ पे रिलेटिव मोशन चालू करवाया. तो हम अब जानना चाहते हैं कि कब ये रिलेटिव मोशन ऊपर वाले से ए और बी के बीच में कब रिलेटिव मोशन चालू होगा. यहाँ पे बी और सी के बीच में नहीं है, सॉरी, बी और सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं यहाँ पे. तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो चुका है एंड ये रिलेटिव मोशन कब तक चल रहा है, वो दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे पीछे जाते रह रहे हैं एंड कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पार्ट एक साथ मूव कर रहा है एंड ये पार्ट पीछे या आगे कैसे भी मूव करेगा. ठीक है, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आ गया. दिस रिजल्ट एक्सीलेंटली अग्रीज विद द ऑब्टेन्ड वैल्यू. ठीक है, और बी और सी के बीच में कब चालू होगा, 10 न्यूटन पे. बी एंड सी के बीच में सिमिलरली हम देखो तो यहाँ पे F minus F2 minus F3 is equals to A B and F3 will be equal to A and F2 minus F3 equals to AC होगा. F2 minus F3 will be equal to AC है ना, ये है ना, F2 minus F3 F रुक जा F1 minus F1 F2 equals to AA होगा. ये है ना, ठीक है ना. तो यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे पहले तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन चालू हो चुका है, तो इसको समथिंग ए ले लो, ठीक है. फिर इन दोनों का रिलेटिव मोशन जो है वो ए और बी के बीच में सेम रिलेटिव मोशन के साथ ये चालू होंगे. तो ए बी, इन दिस केस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. तो यहाँ पे आप F3 काइनेटिक है 9, F1 काइनेटिक है 1 न्यूटन. तो ये वाला वैल्यू आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एंड F3 है F2 minus F3 will be equal to some value AB and F minus 1 minus F2 will be equal to same AB. So this will be equal to F2 minus F3. So यहाँ पे आई थिंक आंसर इसका ये दिया हुआ है कि F11 दिया हुआ है, F11 न्यूटन है. आ रहा है क्या ये आंसर? We can assume यहाँ पे B and C, तो हम लोग का क्या क्या पता है कि assume that
ए और बी के बीच में स्लाइडिंग स्टार्टेड है और हाँ ये से 11 न्यूटन आएगा। एंड सी के बीच में स्लाइडिंग ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइड बी एंड सी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। ठीक है, ए एंड बी के बीच में स्लाइडिंग स्टार्टेड है एंड बी और सी के बीच में ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो इसीलिए ही दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है यहाँ पे। एंड तो यहाँ से आ जाएगा आपका F11 न्यूटन। ये सर आ जाएगा, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट स्टार्ट करवा रहे हो। क्लियर है ना ये बात? F1 यहाँ पे 6 न्यूटन, यही दोनों काइनेटिक वैल्यू पे जा रहे हैं। ए और बी के बीच में स्लाइडिंग चालू हो गया तो ये काइनेटिक हो गया, F1 काइनेटिक है। एंड बी और सी के बीच में स्लाइडिंग चालू करवा रहे हो तो ए बी और ए सी दोनों बराबर ले लिया एंड F3 पहले से ही काइनेटिक है, तो अब आपको F2 की वैल्यू जस्ट इसको 8 न्यूटन के बराबर करनी है, तब जाके आपकी F की वैल्यू 8 न्यूटन आ जाएगी। और आई थिंक दोनों का एक्सेलरेशन आपको जो A है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A will be 1 meter per second square and acceleration of block B will be equal to acceleration of block C will be equal to 2 meter per second square। आ रहा है ये आंसर? चेक करो, चेक करो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? ये सर आ रहा है। यस सर। आ रहा है ना? आ रहा है ना? चलो एक बहुत इससे थोड़ा सा इजी बट इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ पे 20 kg ब्लॉक है, इस पे F फोर्स लग रहा है। ज्योत्सना, ये आपके लिए, आपने पीछे क्लास में पूछा था ना कि सर स्लाइडिंग कब तक चलेगा, इसलिए ये देखो यहाँ पे ये स्मूथ है। मैं ये F की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ टाइम के साथ, ध्यान से सुनो इस बात को। मैं ये F की वैल्यू टाइम के साथ चेंज करता जा रहा हूँ, तो मेरा t इक्वल्स टू 0, F क्या है? 0 वैल्यू है। t क्या है? t इक्वल्स टू 0, F 0 वैल्यू है। तो मुझे बताओ क्या ये कॉमन मूव करेगा? इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी? नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कमेंट करो जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी, 15 मिनट बचे हैं। सर ऊपर नीचे दोनों जगह फोर्स लग रहा है। हाँ, दोनों जगह फोर्स लग रहा है बट एट t इक्वल्स टू 0, ये जो F लग रहा है ना, ये टाइम वेरिंग है। तो मैं कह रहा हूँ कि t इक्वल्स टू 0, F 0 लग रहा है मुझे। t इक्वल्स टू 0 पे कमेंट करो जब F 0 होगा, तो मतलब कोई फोर्स लग नहीं रहा है अभी। ज्योत्सना बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ ना। फिर ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा राइट डायरेक्शन में। हाँ हाँ, ऊपर वाला तो मूव करेगा ये राइट डायरेक्शन पे, तो आपको यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इधर पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 9 मीटर पर सेकंड एंड स्क्वायर। ये इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है ना? डायरेक्शन ये है, पहले तो डायरेक्शन बताते हो फ्रिक्शनल फोर्स का, नीचे वाला स्मूथ है तो कुछ नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि दोनों को एक कंपोजिट तरीके से मूव करवाओगे, दोनों को एक कंपोजिट तरीके से मूव कराओगे क्योंकि नीचे स्मूथ है सरफेस। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये इसमें एक्सेलरेशन क्या कह लोगे? 120/30 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जा रहा है तो फॉर 10 kg ब्लॉक पे आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ, तो 120 माइनस F1 will be equal to 10 times of 4 which is 40, तो F1 will turn out to be 80 and F1 की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? F1 should be less than or equal to how much? कितना? हाँ 30 न्यूटन ना? यस सर। 30 न्यूटन। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, दिस इज ग्रेटर देन दी F max वैल्यू, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। No, this is not possible. So that means they are at relative motion. They are at relative motion. That means they are at relative motion. The static case is not possible.
they will not move together, not move together, they will not move together. सिंपल सिंपल सा आर्गुमेंट्स है, जल्दी जल्दी देख लो इधर पे। तो अगर दे आर नॉट मूविंग टुगेदर तो ये वाला पूरा का पूरा मामला गलत हो गया। अब अगर दोनों को हम लोग को एक साथ मूव करवाना है, जल्दी जल्दी देख लो, है ना। आदित्य समझ में आ रहा है बात? प्रियांश समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ Yes, पे sir. देखो, तो अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 30 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों पे रिलेटिव मोशन है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 10 और एक्सेलरेशन ऑफ 20 कितना आएगा? 10 का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे ना 20 का 1.5। नेचर, नेचर क्या है इसका काइनेटिक वैल्यू? 30। ठीक है, ये कब हो रहा है? ये जब t इक्वल्स टू 0 f0। क्या नाम है? ज्योत्सना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत पूछना है कुछ यहाँ पे? नो सर। कैसे आया ये वैल्यूज पूछना नहीं है? कैसे करोगे? 120 माइनस 30 बाई 10 वैल्यू। फिर यहाँ पे क्योंकि F1 और यहाँ पे F यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जितना फ्रिक्शन लगेगा 20 ब्लॉक को वही फ्रिक्शन लेके जाएगा आगे की डायरेक्शन में। तो क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है तो ये F की वैल्यू 30 के बराबर है, तो इसीलिए 30 हो रहा है यहाँ पे। तो 30 बाई 20 ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे दे रहा है, और यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग गया है। ठीक है, अब देखो, अब ये कब हो रहा है? जब F 0 है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे मैं फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, कहाँ तक लेके गया मैं? 120 तक लेके जा रहा हूँ मानो। तो अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ, अब मैं फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं फोर्स को कब तक बढ़ाते जाऊं तब तक यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन है 10 और 20 के बीच में, वो स्टॉप हो जाए। समझ में आ रहा है आपको मेरा सवाल? Can everyone read this? Now the F is increased till the moment relative motion between 10 kg block and 20 kg block stops, or they move with common acceleration. Understand the dynamics here. Dynamics is 10 kg block pe you are exerting a force 120 Newton ka. 20 kg block pe you are exerting a force which is increasing with time. Now you have to find out until what time, until what value of this force आप इस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो। तो क्या होगा? 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, और जो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो अभी लग रहा था, वो काइनेटिक फ्रिक्शन घटते 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 इसके स्टैटिक मतलब इंक्रीज होते हुए चलो कह लो, लेकिन ये इतना हो जाएगा कि ये अपने स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे जब पहुंच जाएगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो मुझे वो मोमेंट जानना है कब हो रहा है, तो बताओ वो कितनी फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए? 150। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने जवाब दिया? आदित्य सर। आदित्य, वेरी गुड। हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस? सर वो एक्सेलरेशन दोनों का सेम कर दिया। हाँ, acceleration, very good. So if both have the same acceleration, so I can say F plus 120 divided by 30 should be the acceleration of both the bodies, should be the acceleration of both the bodies. And if this is the acceleration between the both the bodies, so I can take each of the blocks
this is the acceleration of 10 kg block will be equal to acceleration of 20 kg block. All right, और क्या किया फिर? And I can say for each of the blocks 120 minus the frictional force between them divided by 10 will be equal to, यहाँ पे इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बताओ। तो वही रहेगा 13 न्यूटन। तो ये मैक्स वैल्यू को रीच कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर। Reaching the max value, and this F minus the 30 Newton. So तो यहाँ पे because F reaching its maximum value, तो यहाँ पे डायरेक्शन अभी भी वही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस का, ये था पहले डायरेक्शन, ये था अभी पहले डायरेक्शन दोनों बॉडीज पे। तो अभी भी जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं, अभी भी इस पे मैक्सिमम वैल्यू का लग रहा है, बट डायरेक्शन सेम है। मैक्सिमम वैल्यू का लग रहा है बट अभी भी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। एंड वो मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन का है। तो इसके बेसिस पे आपने दोनों वैल्यूज कमेंट कर लिए, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपको 30 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको यहाँ पे 120 माइनस 30 इज 99 आ जाएगा। 9 दिस इज 180 प्लस F 30, F turn will out to be 150 newtons. Very easily you can comment. So understand here, जब मैं F को 0 से लेके 150 न्यूटन तक बढ़ा दिया, 0 से लेके 150 न्यूटन तक बढ़ा दिया, तो मेरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो घट के इसके इंक्रीज होके इसके मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया। पहले फ्रिक्शन वैल्यू कितनी लग रही थी? यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक मतलब काइनेटिक थी ऑफ कोर्स, बट अब वो घट के स्टैटिक बन गई है। ये काइनेटिक से अगर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज दिए होते हैं तो शायद से ये ज्यादा होता वैल्यू, है ना। बट यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ले रहे हैं, काइनेटिक और स्टैटिक का, तो इसीलिए दोनों बराबर हो रहा है। बट नेचर चेंज हो जा रहा है, काइनेटिक से स्टैटिक तक नेचर चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। पहले केस में काइनेटिक लग रहा था और अब दूसरे केस में यहाँ पे स्टैटिक हो गया है। 150 से 0 से 150 न्यूटन तक पहुंचते फ्रिक्शन का नेचर चेंज हो गया। डायरेक्शन स्टिल सेम है, डायरेक्शन इज सेम। ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी बैकवर्ड लग रहा था 10 kg ब्लॉक पे, और 20 kg ब्लॉक पे फॉरवर्ड लग रहा था। स्टैटिक भी 10 kg ब्लॉक पे पीछे लग रहा है और 20 kg ब्लॉक पे फॉरवर्ड लग रहा है। बट अब F is increased beyond 150 न्यूटन। तब क्या होगा? अब मैं F को और बढ़ाते जा रहा हूं 150 न्यूटन को, तब क्या होगा? सोचो, कोई हिंट्स बताना चाहेगा? डायरेक्शन चेंज होगा फ्रिक्शन का। यस क्या है? नीचे ऊपर 10 है, नीचे 20 है। इधर पे अभी 120 न्यूटन लग रहा है, इधर पे F लग रहा है। सो पहले क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये F की वैल्यू जो है, दिस वैल्यू F is very much greater than 150 न्यूटन। दिस वैल्यू F is very much greater than 150 न्यूटन। तो खुद के अनुभव से बोलो, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो होना जायज है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन होना तो जायज है। तो अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये बॉडी क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ज्यादा एक्सेलरेशन से कंपेयर टू ऊपर वाला 10 kg ब्लॉक। तो इस पे अब फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लगेगा एंड इस पे अब फॉरवर्ड लगना लगेगा, जो कि पहले हमने यहाँ पे देखा था। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन F10 पे बैकवर्ड लग रहा था, F20 पे फॉरवर्ड लग रहा था। अब वही डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, F10 पे फॉरवर्ड लग रहा है, F20 पे बैकवर्ड लग रहा है। खुद के अनुभव से आप समझ सकते हैं ना इस चीज को, मतलब खुद के एक्सपीरियंस, खुद के फीलिंग्स से आप ये चीज कह सकते हो। तो अभी फिर से मुझे बताओ
कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों की एक्सेलरेशन यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि दोनों बराबर है, ठीक है। अगर अब दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, और ये f की वैल्यू आप कहाँ तक पहुंचा सकते हो, 150 से कितना ऊपर बढ़ा सकते हो ताकि ये दोनों एक साथ कब तक मूव करेंगे। माइंड इट अब ये जब 150 न्यूटन पे 0 से 150 न्यूटन तक जब पहुंच गए हो, तब आपको यहाँ पे ये क्या है, ये कॉमन एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन, कॉमन एक्सेलरेशन चालू हो गया है, रिलेटिव मोशन स्टॉप हो गया है, अब कॉमन एक्सेलरेशन चालू हो गया है। तो 150 न्यूटन से जब आप अब आगे बढ़ रहे हो, माइंड इट कि दोनों ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, याद रखना। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन तो है, बट वो कितना अब हो रहा है और वो कहाँ तक होता रहेगा, कितने फोर्स तक होता रहेगा, ये मुझे जानना है। तो मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, बीच में अभी ऑफलाइन हो गया सर, कुछ पूछे क्या? शेयरिंग तो चालू है। अरविंद आपको भी नहीं दिख रहा है क्या? ज्योत्सना मैं ऑफलाइन हो दिख गया रहा दिख सर। रहा है सर। दिख रहा है ना? सर नेटवर्क अभी चला गया था ना उसका, इसलिए अभी थोड़ा रिस्टोर होने में टाइम लगता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि 150 न्यूटन पे, तो 150 न्यूटन पे यहाँ पे देखो, 150 न्यूटन पे जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो क्या कमेंट किया था कि रिलेटिव मोशन स्टॉप हो चुका है और कॉमन एक्सेलरेशन के साथ वो दोनों मूव करना चालू कर दिए हैं। तो 150 न्यूटन पे अब अगर इससे हम बढ़ा रहे हैं तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ अब मूव कर रहा है, अलग अलग मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे यही जानना है कि ये दोनों ब्लॉक जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना चाहिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपने नहीं निकाला था, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। सर 9। 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये दोनों अभी कॉमन एक्सेलरेशन के साथ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जा रहे हैं। पहले देखो, पहले 10 का सिर्फ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, 20 का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। तो 10 ऊपर वाला ब्लॉक तो अपना 9 मीटर तो पर फिर सेकेंड स्क्वायर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, सब गायब हो गया सर। अभी हो ना यहाँ पे। फिर ऑफलाइन हो गया सर। सर छोड़िए, मैं वीडियो देखी। हाँ हूँ, लेकिन दिख रहा है स्मार्ट प्रूफ एकेडमी है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। मैं फिर से ऑफलाइन हो गया तो सर अभी अब दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायनेमिक्स कैसे चल रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, कब? जब जो f लगा रहे हो यहाँ पे, ये f की वैल्यू 0 थी तब। और एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो काइनेटिक था 30 न्यूटन का। बट जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर दिए f को 150 न्यूटन तक, वो दोनों की एक्सेलरेशन अब 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। 10 वाला तो अपना एक्सेलरेशन मेंटेन कर गया, यस सर। 20 वाले का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाके 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है, और दोनों अब कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, और आपने f की वैल्यू को 150 न्यूटन तक पहुंचा दिया है। और जो फ्रिक्शन की नेचर है वो काइनेटिक से स्टैटिक चेंज हो गया है, डायरेक्शन अभी भी सेम है, और डायरेक्शन अभी भी सेम है। बट अब अगर हम लोग F 150 न्यूटन के बियॉन्ड जा रहे हैं तो देखो मामला क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। अब इनकी एक्सेलरेशन कब तक सेम रहेगी? सर अब मैं F 313 तक। अब F minus the frictional force divided by 20 must be equal to 120 plus F divided by 10. This two should be equal. First of all, these two should be equal, and this should be equal to 120 plus F divided by 30. All this should be equal. And यहाँ पे अगर maximum value तक अगर पहुंचा है तो F की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? 30 ही लेंगे। ठीक है, ये देखो ये कब तक चलता जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे F फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, तो अगर ये 0 हो रहा है तो this value will give me 12 and F will be equal to 240.
Newton. And the acceleration of A will be equal, or sorry, 10 will be equal to acceleration of 12, 20. So जब इनके acceleration 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चले जाएंगे और फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक घटता घटता अभी भी स्टैटिक ही है, अभी भी स्टैटिक ही है, ठीक है। वो फ्रिक्शन जो है अपना स्टैटिक घटता घटता 0 तक पहुंच जाएगा और उनके बीच में जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता होता, कॉमन एक्सेलरेशन इंक्रीज होता होता 12 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू, हम इसको 150 से 240 तक लेकर जा रहे हैं फोर्स को, 150 से 240 तक। क्यों लेंगे? हाँ देखो ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन अपना नेचर चेंज कर गया है स्टैटिक का, फ्रिक्शन यहाँ पे नेचर चेंज कर गया है स्टैटिक का। स्टैटिक अपनी मैक्सिमम और अपने इसके पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है 30 न्यूटन की। तो अगर अब इससे आगे अगर कुछ जाना है तो स्टैटिक अपनी नेचर को तो बदलने वाला नहीं है, वापस काइनेटिक में जाने वाला नहीं है। नेचर ये क्या कर रहा है, स्टैटिक ही मेंटेन कर रहा है। F is still static but the value is decreasing, from its maximum value to 0. And in the meanwhile, acceleration of both the blocks, both are common, they are increasing from 9 meter per second square to 12 meter per second square. ठीक है, अभी भी कॉमन ही है, यहाँ पे जितना था पहले जब ये 150 न्यूटन वाले पे, अभी भी 240 न्यूटन पे भी कॉमन ही है, लेकिन उनका फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है, डायरेक्शन बदल चुका है और वो अभी 0 हो गया। समझ में आ रहा है डायनेमिक्स आप लोगों को? थोड़ा सा एक बार ब्रीफ रिव्यू, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं फिर से, एक स्टेप बचा है बस आगे का एनालाइज करने के लिए। तो ये 10 है, ये 20 है, इस पे 120 फोर्स अभी लग रहा है। तो जब 120 लग रहा था, यहाँ पे 30 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो इनका एक्सेलरेशन 10 का एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और 20 का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यहाँ पे F की वैल्यू काइनेटिक थी और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका था 30 न्यूटन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल F जो है वो 0 था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं F को 0 से ले जाके 150 न्यूटन तक जब लेकर जाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ 10 तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया, बट एक्सेलरेशन ऑफ 20 जो था वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ता गया। अब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और जो फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक से बदल के स्टैटिक आ चुका है और ये अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शंस थी वो डायरेक्शन अभी भी यहाँ पे मेंटेन्ड है, यहाँ पे भी अभी वो डायरेक्शन मेंटेन की गई है। लेकिन जब हम यहाँ पे F को 150 न्यूटन से 240 न्यूटन तक बढ़ा रहे हैं, तब क्या देखा जा रहा है कि जैसे ही 240 न्यूटन तक पहुंच रहा है, वो एक्सेलरेशन ऑफ 10 और 20 दोनों मिलके 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉमन एक्सेलरेशन तक बढ़ जा रहे हैं। कब? 120 तक। और जो F जो है वो स्टैटिक ही रह रहा है, बट वो अपनी वैल्यू डिक्रीज करता करता कितना ही डिक्रीज कर पाएगा, 0 तक डिक्रीज कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जब स्टैटिक होती है तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू और अपने मिनिमम वैल्यू के बीच में ही रहता है, तो वो 0 से 30 तक के बीच में। एंड यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी, यहाँ तक तो डायरेक्शन मेंटेन था, यहाँ पे डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्सेस के रिवर्स्ड है ऑन बोथ द बॉडीज, ऑन 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक। समझ में आ रहा है बात? तीनों? सब लोग बताओ, सबको चमका? कुछ चमका या नहीं चमका अभी तक? यस सर, चमक रहा है ना? देखो अब हम इससे एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं, अब आप फिर से हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन, अब क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव मोशन था इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक वाला मामला चल रहा है। यहाँ इन दोनों केसेस पे क्या है, इन दोनों केसेस पे नो रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पे कोई भी नो रिलेटिव मोशन है, यहाँ पे कोई भी मोशन ही नहीं है उनके बीच में। अब फिर से 240 न्यूटन से जब हम फोर्स को 240 न्यूटन से बढ़ा रहे हैं, तो फिर से क्या होगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन चालू होगा, फिर से इनके बीच में रिलेटिव मोशन चालू होगा। तो अभी वही देखना है कि रिलेटिव मोशन कब तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिलेटिव मोशन आपको चालू करवाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको वो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी, ये फोर्स की वैल्यू उतने दूर तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि ये स्टैटिक, जो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से काइनेटिक तक बदले।
है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से काइनेटिक तक बदले, डायरेक्शन जो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन था, यही डायरेक्शन सेम रखते हुए आपको मामले को डील करते रहना है। समझ में आ रहा है क्या मैं कमेंट किया यहाँ पे आपको? पहले तो देखो यहाँ पे जब आपने 150 से 240 तक पहुंचे थे तो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को डिक्रीज करते करते आ गए और डायरेक्शन अपना भी यहाँ पे रिवर्स कर दिए। तो अब आगे भी आपको वही डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन मेंटेन करते हुए स्टैटिक फ्रिक्शन को इंक्रीज करते करते काइनेटिक तक लेकर जाना होगा जब ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा। एंड ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से वो अपनी मैक्सिमम अटेन कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट होगा तो आपको वही चीज ध्यान पे रखना होगा। 20 न्यूटन 10 kg ब्लॉक, यहाँ पे F है, यहाँ पे 120 है, एंड यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है। तो 120 प्लस 30 बाई 10 एंड यहाँ पे 120 माइनस सॉरी F minus 30 by 20. These two values should be equal. So this value would be 15. This value 15. So this is 300. So F turns out to be 330. So 330 न्यूटन्स पे आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से फिर काइनेटिक में बदल जाएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। एंड डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना? हेलो यस सर। हेलो सबको। आदित्य, अद्वय सर चंपा। यस सर। अब आखिरी स्टेज बचा है। अब यहाँ तक तो काइनेटिक वर्ज ऑन दी स्लिपिंग तक हमने पहुंचा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? F को और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो F को अब इनसे इंक्रीज करने पे फिर से क्या हो जाएगा? ये स्टैटिक अब एक्चुअल में काइनेटिक में बदल जाएगा। तो अब ये अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू लेकर ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, F की वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों के बीच में। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद तो आप बता नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आपको एग्जैक्ट F की वैल्यू पता ना हो। तो अब यहाँ के आगे हम ये कमेंट कर सकते हैं, बियॉन्ड दिस वैल्यू बोथ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक वुड बी 420 पे होगा क्या सर? हाँ, क्या कह रहे हो? 420 होगा 420 वॉट? न्यूटन। 420 इतनी 330 है ना, यहाँ पे देखो 330 है ना, 330 है ना। नहीं सर, अगली बात नहीं 420 तक जाने की देखो। अब और आगे हम लोग, अरे आगे अब बढ़ने का मामला क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। लेट्स थोड़ा look at this in a bigger picture. The bigger picture starts from here. Look at this picture थोड़ा सा wider angle पे। पहले क्या था? मेरा F यहाँ पे 0 था, तो my acceleration of 10 kg block was 9 meter per second square, 20 kg block was 1.5 meter per second square. Friction was kinetic, it had its maximum value, direction इस पे इधर पे है, इस पे इधर पे है, ठीक है, एंड रिलेटिव मोशन इनके बीच में चालू है। तो अब यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स को 0 से 150 न्यूटन तक लेकर जा रहा हूँ। तो 10 kg ब्लॉक वाला तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेंटेन कर लिया, 20 kg ब्लॉक वाला 1.5 से 9 मीटर तक बढ़ा लिया। फ्रिक्शन क्या हो गया? काइनेटिक से स्टैटिक तक बदल गया, अभी भी वो मैक्सिमम वैल्यू पे ही है। डायरेक्शन जो पहले था वही डायरेक्शन यहाँ पे मेंटेन्ड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एट दिस वर्ज, यहाँ पे दिस इज ऑन वर्ज ऑफ स्टॉपिंग पे है। फिर क्या हो रहा है कि अब ये वर्ज ऑफ स्टॉप तो हो चुका है, कब तक स्टॉप रहेगा? 240 न्यूटन तक ये स्टॉप पे ही रह रहा है। क्या हो रहा है? इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्शन रिवर्स करके मैग्नीट्यूड 0 तक घटते जा रही है, और एक्सेलरेशन दोनों की बढ़ते बढ़ते 9 से लेके 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ते गई। फिर क्या हो रहा है? स्टैटिक से काइनेटिक पे नेचर चेंज हो गया, अभी भी वो 30 न्यूटन पे मैक्सिमम वैल्यू लेकर जा रहा है। एंड ऑन दी वर्ज ऑफ स्लिपिंग, दोनों पे वर्ज ऑफ दी स्लिपिंग पे दोनों पे एक्सेलरेशन सेम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला फॉर 10 kg ब्लॉक लिखा हुआ था,
ये वाला for 20 kg block लिखा हुआ था. On the verge of slipping, both will have same acceleration. That's why I equated these two values. So when I equated these two values, I found out the F to be equal to 330 newtons. So from 240 Newton to 330 Newton, the nature of the frictional force will change from static to kinetic. And on the verge of slipping, both will have the acceleration of how much? 15 meter per second square. Both will have acceleration of 15 meter per second square. So ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक आया, फिर 12 से 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ गया. अब क्या हो रहा है, इससे आगे जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तब दोनों पे फिर से रिलेटिव मोशन चालू है. ये 120, ये F तो अब ग्रेटर देन 330 न्यूटन है. दोनों पे अब रिलेटिव मोशन चालू है. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे अब बैकवर्ड, इस उल्टा है क्या? हाँ उल्टा है. इस पे फॉरवर्ड और इस पे बैकवर्ड लग रहा है. तो स्टार्टिंग केस में जब हम देखे थे 10 kg ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, 20 kg ब्लॉक पे राइटवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. बट अब 330 न्यूटन के बाद 10 kg ब्लॉक पे राइटवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, 20 kg ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. और जो अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो गया. ये तो अब बताना 420 न्यूटन होगा, कहां तक होगा, ये तो अब इनके बीच में चलता ही रहेगा रिलेटिव मोशन. ये तो अब कमेंट करना काफी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट क्या, इस पे तो यूजलेस है कमेंट करना कि कब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स चलता रहेगा. तो समझ में आया डायनामिक्स किस तरीके से बढ़ेगा. यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरीके का? पूछो पूछो भाई पूछो. एफ मैक्स की वैल्यू 30 कैसे आया था? देखो यहाँ पे ना एफ एस और एफ के में ना कोई अंतर नहीं है इन पर्टिकुलर केसेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिया हुआ है कि स्टैटिक और काइनेटिक. ऑफ कोर्स म्यू एस जो है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है, ऑफ कोर्स ये ट्रू है. बट इन दीज केसेस जब भी हम स्लाइडिंग वाले केस ले रहे हैं तो हम ये इक्वल टू वाला मामला को लेकर प्रोसीड करेंगे. हम ये अजम्पशन फॉर आवर कन्वीनियंस हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये बराबर है. तो अगर एफ एस जो है उसकी इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स की वैल्यू हो जाती है म्यू एस टाइम्स ऑफ एन. तो दिस वैल्यू इटसेल्फ इज इक्वल्स टू एफ के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. तो क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई अंतर नहीं है. सर हाँ सर एक बार प्लीज 330 न्यूटन से ग्रेटर वाला समझाइएगा. उसी टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया. 330 न्यूटन के आगे कोई है ही नहीं कुछ डिस्कशन के लिए. 330 न्यूटन के आगे क्या हो जा रहा है, पहले ज्योत्सना आप ये समझो कि जो 30 न्यूटन वाला है ना मामला, काइनेटिक और स्टैटिक में कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पे. तो चाहे वो काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, दोनों 30 न्यूटन लिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है ना, ठीक है ना. yes, हाँ तो देखो, जब हम F इक्वल्स टू 0 था, जब F इक्वल्स टू 0 था तब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, 10 kg ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड था और 20 kg ब्लॉक पे राइटवर्ड है. और जब F ग्रेटर देन 330 न्यूटन हो गया है तो 10 kg ब्लॉक पे राइटवर्ड हो गया है और 20 kg ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड हो गया है. डायरेक्शन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस का बदल गया है. उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ कमेंट हम लोग को करने के लायक हम लोग है नहीं. और यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे रिलेटिव मोशन फिर से चालू हो गया इनके बीच में 330 न्यूटन से ज्यादा. इससे ज्यादा यहाँ पे कमेंट करने के लिए कुछ बजला नहीं है. और जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पे ये काइनेटिक नेचर पे बदलेगा और यहाँ पे ये 30 न्यूटन के बराबर ही है. इससे ज्यादा कमेंट करने के लिए है नहीं यहाँ पे कुछ. ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत और? ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको दिखा था तो हम कर दिए. अच्छा मुझे अब बताओ, क्लास को थोड़ा समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं. अरविंद सर हमसे काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फ्रिक्शन वेज रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने के लिए ना. पुली है अरविंद जी लेकिन पुली
पुली को लगा के। अरे हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा बैठोगे अभी, बैठोगे? हाँ बैठोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं? तो 8:30 तक हो जाएगा। अरे तुम ही बताओ ना, हाँ या ना? अरे चलो रुको, तुम लोग को एक ही सॉल्यूशन है, जिनको बैठना है हाथ उठा लो। चलो ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो हाँ ये वाला जो पुली वाला जो वेरिएबल वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, वेरिएबल वाला नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। अच्छा और एक चीज था, वेरिएबल मास वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे आपके पेपर में, आपने किसी ने सॉल्व नहीं किया वेरिएबल मास वाला? हाँ सर समझ नहीं आया था वो क्वेश्चन, तो वही बीज वाला क्वेश्चन जो था, बीड वाला तो गलत ही कर दिया था, वो जो नंबर ऑफ बीड वाला क्वेश्चन बता रहे यस सर, वो तो 10 आएगा, पता नहीं क्यों मैं 12 आ गया था एग्जाम के समय। वो स्पीड में हो जाता है। ये वाला भी कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था। और एक ये वेलोसिटी प्रेडिक्ट करने वाला था कि v0 ये इस टाइप का ln ऑफ v बाई v0 v माइनस, Yes, इस sir. टाइप का एक्सप्रेशन था। ये वाला क्वेश्चन भी किसी ने ट्राई नहीं किया। इसका एक एक्सटेंट तक पहुंचा था मेरा आंसर, लेकिन आगे नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए इसको छोड़ दिए, बहुत ज्यादा चलो टाइम लग रहा ठीक था। है, ठीक है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो था ही वो क्वेश्चन, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मेरा एम है सर्कुलर मोशन चालू करने का, ठीक है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने का एम है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँ सर्कुलर मोशन को, और सर्कुलर मोशन जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी पे चले जाएंगे। पहले वर्क डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी डिस्कस करेंगे, फिर पावर पे आएंगे। और देखो फ्रिक्शन ना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, फ्रिक्शन अब आते ही रहेगा। ये वर्क पावर एनर्जी में फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है। फिर हम एसएचएम में जाएंगे, वहां भी फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, ठीक है। फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे, वहां पे विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन आपके साथ ही रहेगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे, वहां पे भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो हर जगह पर है, ऐसा मत सोचो फ्रिक्शन खत्म हो गया है। बस आपको लॉज ऑफ जो फ्रिक्शन है ना, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, ठीक है। अब हर जगह पर फ्रिक्शन आता रहेगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहो कि हम लोग सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पे ही लिमिटेड रखते हैं, क्वेश्चंस हम लोग हर जगह से उठाएंगे। और ये पुली वाला एक देख लेंगे, और वेरिएबल मास वाला भी कुछ देखेंगे, और थोड़े बहुत फ्रिक्शन और वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ इस टाइप के क्वेश्चन करने में? हाँ मजा आ, यस सर। बोरियत हो रही है क्या इस टाइप के क्वेश्चन करने में, या फिर काफी No, इंटेंस लग रहा है? ज्योत्सना जी आप पूछ रहे थे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? देखो ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज का मुझ- क्लास बहुत मैच लगा, मतलब इधर से उधर इतना एग्जाम्पशन लिए वो यही सब। हाँ तो वो आप पहले से थोड़ा सॉल्व करके आते तो आपको थोड़ा सा आसानी लगता, लेकिन ठीक है, तो पहले से इसीलिए सॉल्व करके आइएगा ताकि आप भी क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेस्ड अप भी था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा ट्रिकी है। क्योंकि उस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड अप्रोच था कि आप कॉमन एक्सेलरेशन लेके पहले निकाल लो, फिर उनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होता है, तो आप कह देते हो कि वो रिलेटिव मोशन पे रहेगा, और अगर लेस देन इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन वाला आता है तो आप कहते हो कि वो स्टैटिक मामला है। तो लेकिन वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के लिए दिया था, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी था वो क्वेश्चन। उस पे आपको हर एक सरफेस पे इवैल्यूएट करना था। आई डोंट नो, कभी हम लोग पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो आई विल आस्क अरविंद आपने डायरेक्टली कैसे वो वैल्यूज निकाला है, बट अंटिल अनलेस यू इन्वेस्टिगेट ईच ऑफ दी सर्फेसेस, उसमें प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है कि कौन से सर्फेसेस से पहले रिलेटिव मोशन शुरू होगा, ठीक है। इसीलिए वहां सर पे भी भैया थोड़ा कैमरा ऑफ करके कह दीजिए। क्या 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 आदित्य? सर ये वीडियो कॉल मतलब कि वो जिसमें वीडियो है वो ऑन करके दिखा सकते हैं नोटबुक अपना कैसे किए हुई है। अच्छा हाँ श्योर कर सकते हैं, बट
बट हाँ हम लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू खुलने वाला है तो विल इंटरैक्ट मच मोर। तो बेसिकली क्लास में प्रैक्टिस करके आओ। तो ये एक्चुअली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ओलंपियाड के बुक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो डेफिनेटली इसमें जो एनालिसिस है दैट इज अ नॉच हायर देन द एडवांस लेवल एनालिसिस। तो एप्टीट्यूड उसके लिए थोड़ा सा हायर लेवल का ही चाहिए। एंड I want to know, Advay, how are you coping with these questions? Are you comfortable with these questions, Advay? Yes, sir. तो आपको जो मैंने PDF जो शेयर किया हुआ था, have you tried questions from that PDF? Yes, sir. तो were you able to solve questions from that PDF? So some questions. Some questions. See, the fourth question, na, it's pretty easy. Fourth question you can do it, but ये जो question मैंने अभी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, this is I accept that this question was a level different and difficult also, but the questions given in the assignment was a bit easier. जो मैंने आपको क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे वो स्कैन PDF में उसी टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो, उनके आंसर्स मैच करने की कोशिश करो। अगर नहीं हुआ हम लोग उनको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखो सर्कुलर मोशन चालू कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को सर्कुलर मोशन का बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है? हैंड रेज कर लो। सर्कुलर मोशन का आइडिया है थोड़ा बहुत, अल्फा, ओमेगा, थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सभी कुछ, कोरियोलिस फोर्स। टर्म सुना हुआ है पर वैल्यूज याद किसी का। So class 9 में पढ़ रहे हैं। अब नहीं आते सर, उसमें से 3 4 5 अच्छा, आते हैं बस। ड्रॉप योर हैंड्स, ड्रॉप योर हैंड्स। कोरियोलिस फोर्स के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सर सुने। ज्योग्राफी में सुने थे। ज्योग्राफी में सुन, ज्योग्राफी में सुने थे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। चलो वो भी कोरियोलिस, pseudo force है। किसने कहा स्यूडो फोर्स है? सर मैं बोला। वेरी गुड अद्वै, वेरी गुड। like it Coriolis force and centrifugal force are a type of pseudo force. Yes when sir. we will go to circular motion ना, हम लोग इसको अच्छे तरीके से, आपने बहुत ही अच्छा करा मेरे को ज्योग्राफी के साथ बता दिया कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। देखो इसका एप्लीकेशन समझो। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप अपना सिंक चालू करते हो तो पानी क्लॉकवाइज घूमता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसके वजह से हम लोग देखेंगे, इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ देखेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, ये फ्रिक्शन विक्शन तो हर जगह पर आता रहेगा, तो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन चलो अभी आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो लेट्स कंक्लूड दिस क्लास हियर। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you sir. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।